वी आर डिस्कसिंग हियर मेंस टेस्ट 3। तो इसमें अगर पेपर की बात करें तो पेपर का लेवल जो नॉर्मल मेंस के पेपर होते हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा टफ था, ठीक है। तो इसमें स्कोर करना कई लोगों के लिए थोड़ा सा टफ भी हो सकता है क्योंकि कैलकुलेशंस भी थे, और जिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं था वहां पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देख करके कई में दिक्कत हो जाए। मतलब स्टैंडर्ड जो मेंस का पेपर होता है उसके कंपैरिजन में पेपर टफ था, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कुछ 0 से इंफिनिटी ln 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें सॉल्व करना था, ठीक है। ln 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब x की जगह पे अपन क्या करें इसमें, तो कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि ln 2 और x अलग दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे ln ऑफ 2x है, आर्गुमेंट में है कंप्लीट 2x। तो अगर मैं यहां पे x को tan थीटा रख देता हूं, ठीक है, तो मेरा ये dx सेक स्क्वायर बन गया, नीचे भी सेक स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया ये 0, यहां आ गया पाई बाई 2 ln 2 tan थीटा d थीटा, ये हमारा i हो गया, ठीक है। अब इसी चीज को, अब इसको भी सॉल्व करने जाए तो मुश्किल पड़ेगी हमें, तो अपन ने क्या किया, इसी को लिख लिया 0 से पाई बाई 2, कौन सी प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं यहां पर, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे मतलब x f ऑफ x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी, तो 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा ln 2 कॉट थीटा d थीटा, ये दोनों i है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे लिए आसान हो जाता है, 2i कितना है 0 से पाई बाई 2, इन दोनों का एडिशन ln 2 tan थीटा प्लस ln 2 cot थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा ln 4 d थीटा। तो अपने पास आंसर यहां से कितना हो गया, ये तो कांस्टेंट है तो i की वैल्यू हो गई पाई बाई 4 ln 4, इसलिए अपना ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट होगा। fx हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और इसके लिए हमें बेसिकली fx फंक्शन फाइंड आउट करना है। अगर fx फंक्शन हमारा फाइंड आउट हो जाता है तो हम डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और इंटीग्रेशन सभी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले fx को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सेकंड फंक्शन जो इसकी डेफिनेशन है 5x प्लस 1, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अपने को बेसिकली इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, 5 प्लस मॉड ऑफ 1 माइनस टी। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, देखें फिर से वही डेफिनेशन, ऑल्दो इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है किसी एफएसटी में, बट इसके अलावा भी अपन देखते हैं कैसे करना होगा। जैसे सपोज मान लो x की जगह 2.5 था, 0 से 2.5 तक अगर इंटीग्रेट करना है तो कैसे इंटीग्रेशन होगा, मॉड अपनी डेफिनेशन ब्रेक करेगा 1 के अराउंड, तो सेम चीज यहां भी। सबसे पहले इसको लिख देंगे हम 0 से 1, उस समय 1 माइनस टी कैसा होगा भाई, अगर मैं t को 0 से 1 के बीच वेरी करा रहा हूं तो 1 माइनस टी मेरा पॉजिटिव होगा, और इसलिए यहां पे 1 माइनस टी डी टी ये लगेगा, प्लस 1 से x तक बात करें, अगर 1 से x में जाते हैं तो 1 से x 1, अब t मेरा 1 से बड़ा है, t चूंकि 1 से बड़ा है तो इसलिए यहां पे क्या ओपन होगा t माइनस 1, तो यहां पे बन जाएगा 5 प्लस t माइनस 1 डी टी, कब, जबकि x ग्रेटर देन 2 था, x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए कोई टेंशन नहीं है, 5x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो 6 माइनस टी लिखा हुआ है, 6 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 6t माइनस टी स्क्वायर बाई 2, यही होगा, 0 से 1 यहां रख देंगे, प्लस इधर देखें t प्लस 4 लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन में क्या आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4t, कहां से कहां तक, 1 से x तक, और नीचे 5x प्लस 1, x ग्रेटर देन 2, x लेस देन और इक्वल टू 2। अब इसको अपन यहाँ पे लिमिट्स वगैरह पुट करके रख लेते हैं, ठीक है, ये 0 1 और यहाँ पे 1 और x सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं कितना रिजल्ट आ रहा है, तो इट कम्स आउट एज x स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x प्लस 1, दूसरा वाला डेफिनेशन तो 5x प्लस 1 है ही, ये कब था x ग्रेटर देन 2 के लिए, ये कब था x लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए। अब मुझे ये चेक करना है कि ये 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं, तो 2 पे देखो यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, 11 आ रही है, यहां से देखें तो 2 प्लस 8 प्लस 1 कंटिन्यूअस की बात करें अगर हम x इक्वल टू 2 पे, तो x इक्वल टू 2 पे ये कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी देखें तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं अपन, दोनों साइड से डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x प्लस 4 और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 5, इतना ही होगा। तो x ग्रेटर देन 2 पे और x लेस देन और इक्वल टू 2 पे
तो यहां से 5 मिल रहा है, यहां पे लिमिट कितनी मिलेगी 6, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का नेचर देखना चाहें तो देख सकते हो इसका डिफरेंशिएशन थ्रू आउट कैसा रह रहा है, पॉजिटिव रह रहा है। तो इसका मतलब कि 2 पे भी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग भी देखें तो फंक्शन लगातार कैसा है, इंक्रीज ही कर रहा है। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। हमें कौन सा मार्क करना था, इनकरेक्ट, तो अपन 4th ऑप्शन मार्क कर देंगे। इंटीग्रेशन निकाल के तुम देख भी सकते हो वो चीज। नंबर 53 हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन है और इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो अपन क्या याद रखते हैं कि कभी भी मॉड ऑफ z का स्क्वायर दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है, z इंटू जेड बार। ठीक है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर दैट मींस z इंटू जेड बार। तो उसी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपन जाते हैं, z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर दैट मींस z1 प्लस z2 और इंटू z1 बार प्लस z2 बार। इसी तरीके से दूसरे में z2 प्लस z3 और ये उनका कॉन्जुगेट z2 बार प्लस z3 बार प्लस z3 प्लस z3 बार प्लस z1 बार, यही रहेगा। अब इसको अपन एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स आ गया मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर और मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, ये आ गया। प्लस इसके अलावा क्या क्या चीजें आएंगी, z1, ये तो z1 बार से आया है मॉड z1 का स्क्वायर, सिमिलरली z2 बार से आया है z2 के मॉड का स्क्वायर। तो बचा क्या रह गया, z1 z2 बार, z2 z1 बार। ठीक है, प्लस इधर से क्या बचेगा, z2 z3 बार प्लस z3 z2 बार प्लस इसी तरीके से और क्या टर्म आ गई हमारे पास, z3 z1 बार प्लस z1 z3 बार, ये टर्म आ गई। अब देखो मॉड ऑफ z1 के बारे में देखें तो चूंकि ये सर्कल पे लाई करते हैं तीनों ही पॉइंट्स, तो सभी का मॉड कितना है, 2 ही है। तो 2 इंटू ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 प्लस 4 12। तो ये चीज अपने पास आ गई है। उसके अलावा ये और टर्म है, ठीक है, इसके बारे में अपन कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को वेरी करा के हमें देखना होगा कि ये पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्या ट्रिक यूज करना पड़ रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, इस तरीके के क्वेश्चंस में यूज भी हो सकती है। क्या है वो कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन का देखें z1 z2 z3, मॉड तो कैसा होगा, मॉड तो पॉजिटिव होगा। तो अपन ने कहा कि मॉड तो चलो पॉजिटिव होता ही है। तो फिर से वही चीज कि अगर मैं z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है, z1 प्लस z2 प्लस z3 इंटू इसका कॉन्जुगेट z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार, ये मल्टीप्लाई कर लूं तो ये कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। एक्सपेंड कर लेता हूं, क्या मिलेगा मुझे, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या क्या टर्म आएगा, मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, मॉड ऑफ z3 का स्क्वायर, प्लस लेकिन क्या साथ में टर्म्स हैं, z1 z2 बार z3 बार। ठीक है, z1 के साथ में z2 बार प्लस z3 बार, फिर इसी तरीके से z2 के साथ में z1 बार प्लस z3 बार और इसी तरीके से z3 के साथ में z1 बार प्लस z2 बार, ये टर्म आ जाएगी। अब देखो ये वाली क्वांटिटी तो पता है ना अपने को कि ये कितना है अपना, ये 12 के बराबर है। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 4, ये 12 के बराबर है। तो इसका मतलब कि ये वाली क्वांटिटी, ठीक है, ये अगर मैं कहूं कि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ये तो 12 फिक्स है। तो इसका मतलब कि 12 प्लस समथिंग इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी, ये जो पूरे इतना एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन कैसा होगा हमेशा, ये अपना क्या था, 12 था। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बाकी का बचा हुआ -12 से तो बड़ा ही होगा ना, तभी तो ओवरऑल सम पॉजिटिव हो पाएगा। तो -12 से ये क्वांटिटी बड़ी है और यही सेम क्वांटिटी कहां लिखी गई है, इस एक्सप्रेशन में। तो 2 इंटू 12 24 और ये जो साथ का एक्सप्रेशन लिखा गया है वो कैसा है, वो -12 से बड़ा है। तो अपन कह सकते हैं क्या कि अपने पास जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 24 प्लस -12। सो इट विल बी मिनिमम वैल्यू, अगर देखें तो मिनिमम वैल्यू हमेशा कितनी आ रही है, 12 के बराबर आ रही है। तो अपन कह सकते हैं यहां पे अपना ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। 54 हमारे पास एक y फंक्शन दिया हुआ है जो कि 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है और इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके मिनिमा कितने होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा के बारे में पूछा गया है। तो ऑफ कोर्स हम डिफरेंशिएशन के लिए जाएंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर देखें
तो dy बाई dx इज इक्वल टू कितना है, तो 60x रेज टू पावर 5 माइनस 120x रेज टू पावर 4 और प्लस यहां पे देखें तो 60x क्यूब और माइनस 180x, ये हमारे पास टर्म बन जाएगी। अब 108 का तो खैर 0 आ ही गया। अब यहां पे अपन देखें तो 20x अपना कॉमन है, क्या बचा 3x की पावर में 4 माइनस और क्या बच रहा है 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और लास्ट में हमारे पास एक 4 भी बचा हुआ है। तो 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में अपन क्या देखते हैं कि यहीं से हम dy बाई dx इक्वल टू 0 करते हैं और वहां से हमें कुछ सोल्यूशन मिल जाता है कि कौन सी ऐसी x की वैल्यूज हैं जिन पे dy बाई dx 0 हो रहा है, उनमें हम नॉर्मली मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा ये जो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है इसका फिर से हमें रूट निकालने में दिक्कत है। हमें क्या पता है कि dy बाई dx चलो 0 पे तो 0 हो रहा है, तो चलो मैं सबसे पहले 0 की बात कर लेता हूं कि क्या x इक्वल टू 0 मिनिमा का काम करेगा या नहीं करेगा, इस बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन देखें ये हमारा dy बाई dx है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेता हूं 20x इंटू gx, ठीक है, या फिर 20 को भी gx के साथ कंबाइन कर लो। इफेक्टिवली ये क्या लिखा हुआ है x इंटू, या फिर ऐसे ही लिखते हैं 20 इंटू x gx, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि ये मिनिमा या मैक्सिमा है या नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d2i बाई dx2 वगैरह के बारे में डिस्कस करना होगा। तो अगर मैं d2i बाई dx2 निकालता हूं, d2i बाई dx2 किसका डिफरेंशिएशन करना है 20x gx का, तो 20 तो बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू g डैश प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और बाकी gx एज इट इज, ये आएगा। अब अगर तुम देखो x को 0 रखोगे तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी 0, तो बाकी क्या बचेगा 20 इंटू जी ऑफ 0, ठीक है। इतनी बात, क्या आ गया x की जगह पे हमने 0 रखा, तो ये वाला टर्म तो खत्म, g ऑफ 0। g ऑफ 0 की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर मैं 0 रखता हूं तो कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि ये क्वांटिटी निगेटिव है, तो dy बाई dx अगर 0 था और d2i बाई dx2 अगर निगेटिव था तो ये कहां का पॉइंट होगा, मैक्सिमा का। लेकिन हमें इसका मतलब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें किसी मिनिमा के पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है। तो मिनिमा का पॉइंट कहां से आ सकता है, इससे, ठीक है। अब मुझे पता ही नहीं है कि भाई इसका रूट कहां पे आएगा, तो मैं ये सोचता हूं कि अब मैं पुराने क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग सोचना कोशिश करता हूं, कोरिलेट करके नहीं बढ़ रहा। अपन ये कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या करना था कि ये पता करना था कि इसमें कब 0 बन रहा है कब 0 नहीं बन रहा है, यही चीज थी ना। मुझे उन पॉइंट्स के बारे में सोचना था। एक तो ये x इक्वल टू 0 हो गया जबकि dy बाई dx 0 होता है, बाकी इसके भी कुछ रूट्स होंगे, उन रूट्स में से मुझे चेक करना है कि मिनिमा या मैक्सिमा कब आएगा। तो अपन सोचते हैं कि इसके रूट्स कहां लाई करेंगे। इसके रूट्स अगर मुझे आइडेंटिफाई करने हैं और मेरे पास डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा मेरा, तो मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, अपने को सॉल्व करना चाहिए कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसका कब कहां पे सॉल्यूशंस दे रहा होगा, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन क्या लेता हूं कि अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे रूट्स दिख जाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी बट मुझे नेचर उनका पता चल जाएगा। तो अपन देखते हैं कि 3x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, इसको हमने gx माना था, इस gx का बिहेवियर कैसा है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या कहा, g डैश x इज इक्वल टू कितना होगा 12x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। तो 6x यहां से देख सकते हो 6x, ठीक है, 6x तुम्हारा कैसा हो गया, कॉमन हो गया इनफैक्ट। तो 6x अगर कॉमन हो गया और अपने पास बचा क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, सही है। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में देखें तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसका एक फैक्टर तो तुम्हारा हो जाएगा x माइनस 1 और एक फैक्टर हो जाएगा 2x माइनस 1। तो इसको मैं फैक्टराइज करके लिख देता हूं 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ये अपने पास g डैश x आ गया। इसका मतलब मुझे यहां से पता चला कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मुझे मिनिमा मैक्सिमा कहां बनाना है, 0 पे, हाफ पे और 1 पे, यहीं पे बनाना है। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल तुम ड्रॉ करते हो कहां से किस तरीके से बिहेव करेगा, 0 पे वैल्यू इसकी कितनी आने वाली है -4, ठीक है, और 0 पे कुछ मिनिमा या मैक्सिमा भी बनना है। अपन कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल है, कहां से स्टार्ट होगा, इधर पॉजिटिव इंफिनिटी से, फिर
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला नेचर देखें तो ये डिक्रीज कर रहा होगा कहां तक, 0 तक। 0 के बाद ये इंक्रीज करना शुरू करेगा कहां तक, हाफ तक। हाफ पे अपन वैल्यू देख लेते हैं, और फिर ये डिक्रीज करेगा कहां तक, 1 तक, और 1 के बाद फिर से ये इंक्रीज करते हुए इंफिनिटी को निकल जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ का नेचर होगा। हाफ पे अगर मैं चेक करूं कि हाफ पे इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, तो देखो g एट हाफ कितना होगा, 3/16 माइनस 6/8 प्लस 3/4 माइनस 4। ठीक है, तो देख सकते हो जी हाफ कैसा है, निगेटिव है। मैंने इसीलिए इसको निगेटिव सेक्शन में ड्रॉ भी किया है, हाफ। ठीक है, और एक पॉइंट कहां था, 1 पे था। तो अब अगर मैं कहूं कि g डैश x, ठीक है, g डैश x जब 0 को रीच करेगा तो मिनिमा या मैक्सिमा होगा। तो कहां पे आएगा, देखो जो ये वाला पॉइंट है इसको मैं x1 से रिप्रेजेंट करता हूं, और एक रूट यहां पे मिल रहा है x2। x1 वाले पॉइंट पे अगर देखें तो x1 के पहले कैसा है, g पॉजिटिव है। x1 के पहले g पॉजिटिव है, और x1 के जस्ट बाद कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। यहां पे x और था मेरे पास, ये एक मैं dy बाई डी एक्स के साइन की अब बात कर रहा हूं, वापस से यहां पे अपन जाते हैं। अगर मैं x1 पे देखूं कि dy बाई डी एक्स मेरा किस तरीके से x1 के अराउंड बिहेव करेगा, तो dy बाई डी एक्स की बात कर रहे हैं अपन एट x1। ठीक है, एग्जैक्ट x1 पे तो खैर 0 होगा ही, उसके अराउंड कैसा होगा। तो x1 से जस्ट पहले देखो, x1 से जस्ट पहले gx अपना कैसा है, पॉजिटिव है, और x अपना कैसा है वहां पे, नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव सेक्शन में है ना अपन, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो उसका मतलब प्रोडक्ट कैसा हो गया, पहले नेगेटिव था। तो पहले नेगेटिव था, बाद में पॉजिटिव हो रहा है। तो जब dy बाई डी एक्स निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि उस पॉइंट पे क्या आया होगा, मिनिमा। ठीक है, तो ये एक x1 जो पॉइंट है वो मिनिमा का पॉइंट हो गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास ये x2 वाला पॉइंट आया। x2 वाले पॉइंट के अराउंड चेक करते हैं कि x2 पे किस तरीके का बिहेवियर होगा। x2 के जस्ट आगे कैसा है, पॉजिटिव है। x2 के जस्ट आगे gx कैसा है, पॉजिटिव, और वहां पे x भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो x2 के बाद में कैसा है, पॉजिटिव। x2 के पहले की बात करें तो x2 के पहले gx कैसा था, नेगेटिव था, लेकिन x तो यहां पे भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ना। इस सेक्शन में x तो कैसा है, पॉजिटिव है, gx कैसा है, नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव होगा। तो फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब कि हमारे पास ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा आएगा। 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था, बाकी ये x1 और x2 जो हैं ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा आएंगे, इसलिए अपना आंसर 2 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एडवांस में बेसिकली ज्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में इस तरीके के कम क्वेश्चन मिलते हैं। 55 y कुछ दिया हुआ है और इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने में प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हम अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो अपन अगर देखें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूं, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये बेसिकली क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट एक्स आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिखो या फिर कॉस इनवर्स रूट एक्स लिखो, बात बराबर ही है। सिमिलरली यहां पे अगर हम देखें साइन इनवर्स 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही टर्म लिखी हुई थी, तो 2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे 1। ठीक है, ये लिख लिया। तो हमारे पास एक कॉस मतलब जो बेस होगा वो कितना आ जा रहा है, हमारे 2x माइनस 1 आ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर देखें हम 2x माइनस 1 नहीं बल्कि 1 माइनस 2x, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही लेना है। यहां पे हमारे पास साइन इनवर्स का आर्गुमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में भी हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा एंगल 0 से π/2 के बीच ही आएगा। भाई ये साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में जो भी लिख रहे हो, x चूंकि 0 से हाफ के बीच था, तो यहां से आउटकम कैसा आने वाला है, 0 से π/2 के बीच। तो कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट में अगर मैं 2x माइनस 1 रख दूंगा तो 2x माइनस 1 तो मेरा कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव नहीं रखा जा सकता, पॉजिटिव ही रखा जा सकता है, तभी हमारे पास कॉस इनवर्स का आउटकम भी कैसा आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो y को हमने लिख लिया 2 cos इनवर्स रूट x, और दूसरा यहां पे हमने लिख लिया cos इनवर्स 1 माइनस 2x। ठीक है, ये cos इनवर्स 1 माइनस 2x ऐसा लिख लिया। अब देखो इसको भी फर्दर हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो अब 1 माइनस 2x वाली चीज है, यहां पे x है, x को अगर मैं cos स्क्वायर थीटा कंसीडर करता हूं, ठीक है, या फिर कहो कि
x को cos स्क्वायर थीटा अपन रखना चाहते हैं, लेकिन x को cos स्क्वायर थीटा नहीं रखेंगे, अपन क्या रखते हैं इनवर्स के टर्म्स में। तो यहां रूट x इज इक्वल टू क्या आएगा cos थीटा, तो थीटा को अपन बेसिकली रखना चाह रहे हैं cos इनवर्स रूट x ऐसा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 थीटा आ जाएगा, माइनस क्या आएगा cos इनवर्स 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स माइनस का cos 2 थीटा। तो वैल्यू कितनी हो गई y इज इक्वल टू 2 थीटा माइनस यहां से आ जाएगा पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स cos 2 थीटा, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन होगा। 2 थीटा के बारे में देखते हैं, क्या यहां पे हमें t इनवर्स t वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। तो x अपना क्या था, x था अपना चूंकि 0 से हाफ, तो x अगर 0 से हाफ है तो यहां पे देखो अंडर रूट x कहां से कहां तक गया 0 से 1 बाई रूट 2, तो 0 से 1 बाई रूट 2 का मतलब थीटा कहां से कहां तक गया पाई बाई 4 से पाई बाई 2। थीटा को मैं कह सकता हूं थीटा कहां से कहां तक जा रहा है पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक जा रहा है, ये ठीक है। तो ये चीज कहां से कहां तक गई पाई बाई 2 से पाई, तो cos इनवर्स cos आगे पाई बाई 2 से पाई है, तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा 2 थीटा को बाहर निकाल लेंगे। 2 थीटा माइनस पाई माइनस 2 थीटा विच इज 4 थीटा माइनस पाई, तो dy बाई dx निकाल सकते हैं अभी हम यहां से। भाई एक बार मैं y को फिर से लिख लेता हूं, 4 थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिखना था मुझे cos इनवर्स रूट x माइनस पाई, तो पाई से तो खैर डिफरेंशिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, dy बाई dx अपन निकाल लें। dy बाई dx में क्या आएगा 4 इंटू यहां पे आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x और रूट x का डिफरेंशिएशन विच विल बी x की पावर हाफ है, तो 1/2 रूट x, ये ऐसा कुछ आ जाएगा अपने पास। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया -2 अपॉन अंडर रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, और ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 56, तो फिक्स इस क्वेश्चन में क्या था कि a और b 2 पॉइंट्स दिए गए थे और p पॉइंट हमें लेना है कहां पे y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे पॉइंट किस तरीके का एज्यूम करोगे 0, t टाइप का। तो अब AB वहां पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है ये हमें मैक्सिमाइज करना है। तो एंगल सबटेंड करने के लिए बेसिकली अगर अपन देखें तो ये अपने पास क्या है, ये अगर मैं ट्रायंगल कंप्लीट करता हूं तो मेरे पास एक तो ये वाला एंगल हुआ और एक ये वाला एंगल हुआ, टोटल दोनों के बीच का डिफरेंस ही चाहिए हमें। तो अगर मैं इस बड़े वाले एंगल को θ2 बोल दूं, इसको मैं θ1 बोल दूं, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए tan ओवर θ2 माइनस θ1, इसी की रिक्वायरमेंट है ना, tan ओवर θ2 माइनस θ1, यही रिक्वायरमेंट है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2। तो tan θ2 की बात करें, ये टोटल एंगल कितना है, तो यहां पे देख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई t, तो 3 बाई टी माइनस दूसरा वाला 1 बाई टी अपॉन 1 प्लस 3 बाई टी स्क्वायर, सो इट इज 2t अपॉन 1 प्लस 3 बाई टी स्क्वायर, 2 बाई टी अपॉन 1 प्लस 3 बाई टी स्क्वायर। तो अपने पास क्या आ जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 आएगा, ठीक है। ये हमारा tan θ2 माइनस θ1 हो गया, जो कि t के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये वैल्यू को मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू देखनी है कि कब आएगी। तो अपन अगर इसको देखें, ये कब हो जाएगा अपने पास, जब अगर अपन देखें यहां पे देख सकते हो t से डिवाइड कर लो, t प्लस 3 बाई टी लिखा हुआ है। अब ओवरऑल मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। t प्लस 3 बाई 2, t की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, t प्लस 3 बाई टी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट 3, AMGM लगा रहे हैं अपन। और ये कंडीशन कब आएगी, जबकि t और 3 बाई टी ये दोनों आपस में बराबर हो। तो हमें तो खैर मैक्सिमम एंगल पूछा गया था, तो मैक्सिमम एंगल के लिए अपन क्या करें, इसको 2 रूट 3 रख दें। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो भी tan θ2 माइनस θ1 है, इसकी वैल्यू, ठीक है, हमेशा बड़ी होगी किससे, 2 बाई 2 रूट 3 से। तो θ2 माइनस θ1 इसका मतलब हमेशा कैसा होगा, ठीक है। ये जब हम क्या कर रहे थे कि इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, सॉरी, tan θ2 माइनस θ1 विल बी लेस देन 2 बाई 2 रूट 3, सो θ2 माइनस θ1 विल बी लेस देन 30 डिग्री। तो अपन बोल सकते हैं यहां से कि ऑप्शन ट्रू करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 57,
अब यहां पे हमारे पास डिफरेंशिएशन से है क्वेश्चन। क्या कहा गया है कि fx और gx का प्रोडक्ट 1 है और उसके बाद हमें एक एक्सप्रेशन डेवलप करना है। तो fx इंटू gx अगर 1 है, f इंटू g 1 के बराबर है, तो g को मैंने लिख दिया 1 बाई एफ। g डैश मेरा कितना हो जाएगा, g डैश हो जाएगा मेरा माइनस एफ डैश अपॉन एफ स्क्वायर, यही बन जाएगा। g डबल डैश की बात करें तो g डबल डैश में माइनस साइन एज इट इज, एफ स्क्वायर का बन गया f की पावर 4, f डैश इसका डिफरेंशिएशन f डबल डैश और f स्क्वायर की टर्म एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर लिया था, इस बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 2f f डैश और ये एज इट इज रह जाएगा f डैश का स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया g डैश और g डबल डैश का। हमें क्या करना है, हमें g डबल डैश अपॉन g डैश ये वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन में लानी है। तो g डबल डैश अपॉन g डैश ये अगर कैलकुलेट करता हूं, माइनस माइनस कैंसिल, ये वाली चीज देखो इसमें क्या आएगा, अपन देखें f डबल डैश इंटू एफ स्क्वायर माइनस 2f f डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई f की पावर 4 इंटू यहां से आएगा एफ स्क्वायर अपॉन एफ डैश। ठीक है, एफ स्क्वायर तो चलो हट गया, इतना ही बचा, और बाकी इधर क्या है, एफ डैश है। तो एफ डैश की एक टर्म बची रही हमारे पास, यहां से एफ स्क्वायर भी कैंसिल हो गए स्प्लिट करने के बाद। तो एफ डबल डैश डिवाइडेड बाई एफ डैश माइनस यहां से क्या आया 2 एफ डैश का स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर। ठीक है, ये वाले हमारे पास एक f भी था हमारे पास, सॉरी, तो 2 यहां पे हमारे पास नीचे f बचेगा और ऊपर हमारे पास एक f डैश की टर्म बची रह जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरीके का एक्सप्रेशन हो गया, g डबल डैश अपॉन g डैश, और इसको इस साइड ले आना था। तो g डबल अगर अपन इसको इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, 2f डैश अपॉन f। सो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैराबोला के लिए कहा है कि यहाँ पे एक वेरिएबल कॉर्ड PQ है जो कि सबटेंड करती है राइट एंगल कहाँ पे, वर्टेक्स पे। तो ओरिजिन और T1, ये T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है, और अगर हम इसकी बात करें OP कह लें, OP का स्लोप कितना होगा 2/T1, OQ का स्लोप कितना होता है 2/T2। तो सबसे पहली चीज कि 2/T1 और 2/T2 ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। सो T1 इंटू T2 विल बी इक्वल टू -4। सबसे पहली चीज तो ये आ गई हमारे पास T1 T2 का रिलेशन। दूसरी चीज क्या कही गई है आगे कि P और Q पे अब हम नॉर्मल्स खींच रहे हैं, और नॉर्मल्स का अगर हम देखें तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, मतलब P पे एक नॉर्मल खींचा गया, Q पे एक नॉर्मल खींचा गया, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका लोकस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैसे तो T1 और T2 पे नॉर्मल्स की इक्वेशन लिखें अपन सॉल्व करें, थोड़ा सा अपन कम यूज करते हैं, बट नोट्स में होता है ये भी चीज कि T1 और T2 पे जो नॉर्मल्स खींचे गए होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आएगा, ये भी अपन ने कहा था कि याद रखना चाहिए। ऑल्दो थोड़ा कम यूज होता है, बट फिर भी इसको याद रखना हमारे लिए मतलब बेनिफिशियल होगा, खास करके ऐसे क्वेश्चन जहां पे नॉर्मल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना रहता था, और या फिर को नॉर्मल पॉइंट्स में भी इसका हेल्प मिल जाता था हमें। तो अब इसके लिए अपन देखें कि HK जो कि T1 और T2 के नॉर्मल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बना है, उसकी फॉर्मूला क्या होता है 2a प्लस a T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, और साथ में माइनस a T1 T2 T1 प्लस T2, यही बनता है फॉर्मूला। तो T1 इंटू T2 की वैल्यू तो हमें चलो पता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा H इसके बराबर है कि हमारा यहां पे गिवन है, तो अपन इसके लिए लिखें H की वैल्यू। तो H की वैल्यू लिखते टाइम पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको A हो जाएगा, ठीक है, कॉमन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ठीक है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2, T1 T2 को क्या लिख दिया मैंने -4, ठीक है, और साथ में क्या है +2 है, तो -2 हो गया इनफैक्ट, ऐसा कुछ A1। ये हमने क्या किया कि T1 T2 की जगह पे रख दिया -4, ठीक है, तो देख सकते हो -2 आएगा, और A के साथ में बाकी की टर्म क्या था T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। K की बात करें तो K कितना है -a इंटू -4, तो 4a हो गया T1 प्लस T2। तो हमें यहां से T1 प्लस T2 को सोचना है कि एलिमिनेट कैसे करेंगे। तो h बाई a प्लस 2 की बात करूं मैं तो ये कितना हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, जिसको लिखा जा सकता है T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2। तो -2 T1 T2 पता है हमें,
k की बात करें तो k/4a इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ये काम बन गया अपना, t1 प्लस t2 यहां पे रख दो। अपने पास एक्सप्रेशन देखें, h/a प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, k/4a का होल स्क्वायर प्लस 8। ये हमारा लोकस हो गया और इसलिए अपना ऑप्शन 4 जो है वो यहां से सिंप्लीफाई करके करेक्ट होगा। नंबर 59, ये एक ट्रायंगल ABC के बारे में कहा गया है। D इसका मिड पॉइंट है BC साइड का, 45 डिग्री इधर एंगल है और 38 है। तो 45 इधर है तो कितना हो गया, 135 हो गया। 135 30 165, तो इधर कितना बचा अपने पास, 15 डिग्री। ये एंगल हमें निकालना है थीटा, ठीक है। एंगल BAD की बात की गई है, ये थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो ये डायग्राम देखते ही साथ क्या समझ में आना चाहिए, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल MN थ्योरम। तो अपन क्या बोलेंगे, ये 1:1 भी इसीलिए दिया हुआ है, तो अपन क्या बोलेंगे, m प्लस n, ठीक है। MN थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, m प्लस n, यहां पे कितना था, 135 डिग्री। तो m प्लस n आगे cot 135 डिग्री, ये लिखोगे, इज इक्वल टू कितना होगा, m इंटू cot 15, ठीक है। m इंटू cot 15 और इधर से कितना आएगा, cot थीटा आएगा। यही चीज है, दोनों के बीच एक माइनस का साइन। तो अपन ने लिखा यहां से 1 इंटू कॉट थीटा, MN थ्योरम अप्लाई करके 1 इंटू कॉट थीटा माइनस 1 इंटू कॉट 15 डिग्री, यही चीज है। m प्लस n, तो 1 प्लस 1, 2 कॉट 135, 2 कॉट 135 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, -2 अगर अपन कहें, ठीक है, इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस कॉट 15 डिग्री। ये चीज आ गया अपने पास। कॉट 15 की वैल्यू अपने को पता होती है नॉर्मली, तो अपन वहां से लिख लेते हैं कि कॉट थीटा कितना आ रहा है अपना, √3 के बराबर। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अपना आंसर इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 60, अब ये एक आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि r क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस b, तो r माइनस c क्रॉस b ये 0 के बराबर हो गया। और सिमिलरली डॉट प्रोडक्ट के लिए भी लिखा है r माइनस c डॉट b इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, इसके 0 आने का तरीका था या तो ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, या फिर बीच का एंगल, मतलब अगर हम कहें यहाँ पे कि साइन थीटा चूंकि लगता है, तो साइन दोनों के बीच का एंगल कहें तो वो 0 हो जाए। इसके 0 होने के क्या ऑप्शंस थे कि r माइनस सी और b या तो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, या तो दोनों का जो मॉड है वो 0 के बराबर आ जाए। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में अगर देखें तो भाई एक बार r माइनस सी b के पैरेलल भी हो जाए और परपेंडिकुलर भी हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दो वेक्टर्स एक टाइम पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम बीच के एंगल को 0 कर पाएंगे, बीच के एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ 0 ला पाएंगे। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए कि भाई या तो इसका मैग्नीट्यूड या तो इसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है। क्वेश्चन में देखो तो b का मैग्नीट्यूड तो 0 नहीं है, इसका मतलब कि r माइनस सी इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 0 था। तो r वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर हो गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें निकालना है a डॉट r। तो a डॉट r इज नथिंग बट a डॉट c। अब a डॉट c का मतलब क्या है, a में क्या है 2 0 1 और c में क्या है 4 3 7। अब ये वैल्यू केवल हमें कैलकुलेट करनी है, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 7 7, तो इन सब का सम कितना हो गया 15। सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन में देखें तो ये बाइनोमियल सीरीज का हमें सम करना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहली चीज क्या स्ट्राइक करनी चाहिए, ये 150 माइनस आई, यहां पे भी क्या बनेगा 150 माइनस आई, ठीक है इतनी बात। तो समेशन ओवर 150c इसको कन्वर्ट करके लिख दिया हमने 150 माइनस आई, ठीक है। और इनटू क्या लिखा हुआ है 150 माइनस आई, यहां पे क्या है 350c 100 माइनस आई, ऐसा था। अब देखो अगर यहां पे r इंटू एनसीआर ऐसी चीज है ना, r इंटू एनसीआर, तो इसका रिजल्ट क्या होता है n बाहर आ जाता है और एक एक स्टेप ये कम हो जाता है। r इंटू एनसीआर का रिजल्ट क्या होता है n इंटू n माइनस 1 cr माइनस 1। तो यहां 149 आ जाएगा, c इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करोगे 149 माइनस आई आ जाएगा। और इंटू यहां पे देखें तो देखो 350, इसको मैं क्या लिख सकता हूं c, जैसे ये NCR है, r की जगह पे n माइनस आर लिखा जा सकता है, तो 250 प्लस आई ऐसा बन जाएगा। i की वैल्यू कहां से कहां तक थी, 0 से लेकर के 100, ऐसा कुछ है। अब इसका अगर हम समेशन देखें तो ध्यान दो ये दोनों का सम कांस्टेंट है। तो ये टाइप 3 वाला जो हम करते थे बाइनोमियल सीरीज,
टाइप 3 वाला कैलकुलेशन हो गया। 149 प्लस 350 ऊपर से ऐड कर देंगे, नीचे से 149 माइनस आई, 250 प्लस आई नीचे से ऐड कर देंगे, तो ऊपर बन गया हमारे पास 499 और नीचे से कितना आ जाएगा C 399। तो हमारे पास 150 इंटू 499 और C 399 ये हमारा सम आएगा। इसको किससे कंपेयर किया गया है? K इंटू 500 C100। ठीक है, K की वैल्यू निकालनी है, इसको डिवीजन करना है, तो K की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, इसको डिवाइड करके K कम्स आउट एज 120, तो अपना 120 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। में देखें तो यहां पे हमारे पास m, 2m-1 दिया हुआ है। सबसे पहली चीज ये समझ में आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके का अपना सीन है, थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया। m, 2m-1 का मतलब क्या है कि ये y इक्वल टू 2x-1 पे लाई करने वाला एक पॉइंट है। एक पॉइंट हमें दिया गया है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,4 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 4,2। ठीक है, तो तुम अगर देखो तो y इक्वल टू 2x-1 के एक साइड में 1,4 होगा, अपोजिट साइड आएगा 4,2। देख सकते हो तुम इसको यहाँ पे साइन चेक करके 4,2 रखो y माइनस 2x प्लस 1 में और एक बार 1,4 रखो, अलग अलग साइंस आ रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों अपोजिट साइड लाई करते हैं। तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। तो P और Q गिवन है, हमें R एक ऐसा पॉइंट इस लाइन पे चाहिए कि सो दैट कि हमारे पास ये वैल्यू मिनिमम हो जाए PR प्लस RQ की। तो PR प्लस RQ मिनिमम कब होगा? जबकि PQR ये तीनों ही क्या हो जाएं? कोलिनियर हो जाएं। कोलिनियर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? PQ लाइन की इक्वेशन लिख लो और बाकी ये लाइन की इक्वेशन आई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को रिक्वायर्ड है। तो PQ लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, अपन क्या ट्राई कर रहे हैं कि PQ है, बीच में R आ जाए तो ये वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि R को मैं अगर आगे इधर ले जाऊंगा तो एक ट्रायंगल बनेगा ना, PQR ऐसा ट्रायंगल बनेगा, तो ऑफ कोर्स वो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से तो बड़ा होगा ही होगा। तो PQ जो है इसका अगर हम निकालते हैं लाइन की इक्वेशन तो ये कितनी आ रही है? y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 4। इधर स्लोप कितना आ गया? स्लोप आ गया अपने पास 2 माइनस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास PQ लाइन की इक्वेशन आ गई और एक लाइन जो है y इक्वल टू 2x माइनस 1, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपना R हो जाएगा और अकॉर्डिंगली अपन m की वैल्यू मार्क कर लेंगे। 63 में देखें तो 63 में कुछ इस तरीके का था कि हमारे पास ये ओरिजिन है, सर्कल एक बनाया गया और ए पॉइंट जो कि 1,0 है वहां से एक वर्टिकल लाइन खींची गई है और इस तरीके से हम रैंडमली लाइंस खींच रहे हैं जो कि यहाँ पे B और यहाँ पे इस लाइन को C पे मीट करता है। तो अब देखो अगर हम रैंडमली लाइंस खींच रहे हैं तो उसमें वेरिएबल क्या होगा? थीटा, क्योंकि पॉइंट तो फिक्स है ओरिजिन से पास करते हुए, ये थीटा वेरिएबल होगा। अगर ये थीटा है तो अब देखो एक और चीज यहाँ पे कि ये थीटा है, ये 1 था तो ये कितना हो गया? tan थीटा। ठीक है बात। सेमी सर्कल का ये पॉइंट है ना B, तो यहाँ पे एंगल कितना था? 90 डिग्री। 90 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी कितना हो गया? ये हो गया थीटा। ठीक है, अब ये tan थीटा, ये थीटा, यहाँ पे राइट एंगल, तो मैं BC डिस्टेंस निकाल सकता हूं कि BC की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? tan थीटा इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? और tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये BC डिस्टेंस हो गई। इतनी ही डिस्टेंस हमें OM की रखनी है और M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए H कॉमा के, जिसका की लोकस निकालना है। तो HK की बात करें, H कितना होगा? BC या फिर कहें OM इंटू कॉस थीटा। तो BC कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हो गया? tan थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? tan इंटू कॉस करोगे, साइन आ गया, इंटू साइन एक और है तो साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया H। K की बात करें, K अपना क्या है? BC साइन थीटा। ठीक है, tan थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही चीज लिखी गई है। तो इस बेसिस पे अपन देखें, साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू रूट एच, और साइन थीटा अगर रूट एच हो गया तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस थीटा को अपन क्या बोल देंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, मतलब h की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई k। ये हमारे पास साइन और कॉस आ गए। साइन और कॉस आ गए तो लोकस निकालना आसान सी बात है। साइन स्क्वायर थीटा दैट इज h प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज h क्यूब अपॉन k स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो यहां से अपन लोकस मार्क कर सकते हैं h प्लस h क्यूब अपॉन k स्क्वायर इक्वल टू 1। 64 स्टैटिस्टिक्स, एक सिंपल प्रॉब्लम दिया हुआ है। सबसे पहली चीज इसमें क्या रिक्वायर्ड है कि अपने को यह पता होना चाहिए कि अगर हम डेटा को शिफ्ट कर देते हैं तो डेटा की शिफ्टिंग से वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई असर नहीं पड़ता है।
तो सबसे पहली चीज इसने क्या दी है, इन द गिवन डेटा मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन अबाउट 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन क्या किया जा रहा है, xi माइनस 10, ठीक है, डिविएशन अबाउट 10 का स्क्वायर लिया जा रहा है और उसका मीन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सपोज n। तो ये वैल्यू दी गई है हमारे पास 25। सबसे इंपॉर्टेंट है इसी एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल, मतलब जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना। क्या कहा गया था, डेटा का डिविएशन अबाउट 10, तो ये डेटा का डिविएशन हुआ अबाउट 10, उसके स्क्वायर्स का मीन ये दिया गया 25। और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, वेरिएंस ऑफ सेम डेटा, मतलब अगर हम वेरिएंस की बात करें, वेरिएंस ऑफ xi, तो वेरिएंस ऑफ xi लिखें या xi माइनस 10 लिखें, बात बराबर ही है, क्योंकि शिफ्टिंग से वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इट इज गिवन एज 16। अब हमें नेक्स्ट क्या करना था, हमें ये निकालना है कि एक्चुअल मीन ऑफ डेटा क्या होगा। तो अपन देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले तो अपन अगर वेरिएंस के फॉर्मूले पे जाएं तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ओवर xi स्क्वायर बाई n माइनस समेशन ओवर, मतलब एक तरीके से कहो x बार का स्क्वायर, ये रहता है मीन हमारे पास वेरिएंस। अब चाहे मैं यहां पे xi लिखूं, चाहे मैं दोनों ही जगहों पे xi माइनस 10 लिखूं, बात बराबर ही है। सबसे पहले मैंने यही किया कि इसको लिख लिया xi माइनस 10 का होल स्क्वायर बाई n माइनस यहां पे लिख लिया x, भाई xi की जगह अगर xi माइनस 10 हो जाएंगे, हर एक ऑब्जर्वेशन 10 रिड्यूस हो जाएगा, तो मीन भी तो क्या होगा, वो भी अपने पास x बार की जगह पे x बार माइनस 10 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी दी गई है 16, ठीक है, ये वैल्यू खुद कितनी दी 25, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, x बार माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 दैट इज 9। सो x बार की वैल्यू यहां से देख सकते हो कितनी आएगी 13। करेक्ट आंसर इज 13 ओनली। 65 हमें एक कर्व दिया हुआ है लेकिन पैरामीट्रिक टर्म्स में दिया हुआ है। तो पैरामीट्रिक टर्म्स में जो कर्व है उसके लिए कहा गया है कि उस पर अपन टेंजेंट्स खींचते हैं और उसके ऐसे टेंजेंट जो कि 0,0 से पास होते हो। तो सबसे पहले तो हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं और उसको 0,0 से सेटिस्फाई करा देखते हैं कि कितने ऐसे t एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो अपने पास x और y दोनों दिए गए थे, तो अपन कहें कि स्लोप कितनी होगी, तो dy by dx, मतलब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, y का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 1, ये आ जाएगा। अब अगर मैं लाइन की इक्वेशन लिखता हूं, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन लिखता हूं, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस, वहां पे हमारे पास पॉइंट क्या है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू स्लोप 2t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1 इंटू x माइनस, यहां पे था t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ये था। इसको किससे पास करना है, 0,0 से। तो 0,0 से इसको सेटिस्फाई करा दो, क्या बनेगा, ये वाली टर्म बची रहेगी इंटू 2t प्लस 1, तो माइनस साइन के साथ t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा, माइनस साइन के साथ 2t माइनस 1 और t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ऐसा है। 0,0 से इसको सेटिस्फाई करा दिया, t में हमारे पास इस तरीके का कुछ रिलेशन आ गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहां से अपने पास कुछ इस तरीके का बन रहा है, 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है, ये ओवरऑल सिंप्लीफाई हो करके थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां करना पड़ेगा। t कम्स आउट एज प्लस माइनस 1, तो अगर t की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ रही है तो इसका मतलब कि दो ऐसे पैरामीटर्स, दो ऐसे पॉइंट्स थे, t की दो वैल्यूज, मतलब एक बार t इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे खींचूं तब भी ये चीज 0,0 से पास करेगी टेंजेंट, माइनस 1 पे खींचूं तब भी 0,0 से पास करेगी टेंजेंट। और क्या चाहिए, हमें ये भी चाहिए था कि उस समय पे हमारे जो स्लोप्स हैं वो कितने होंगे। तो टेंजेंट की स्लोप, जबकि मैं t इक्वल टू 1 रखता हूं, ठीक है, t इक्वल टू 1 रख दो, कितना आएगा 1/3, और टेंजेंट की स्लोप जब मैं माइनस 1 रखूंगा तो कितना आएगा, -3 डिवाइडेड बाई -1, सो इट इज +3। तो ये हमारे पास 3 और 1/3 ये तो स्लोप्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ टेंजेंट्स कहूं तो इस तरीके के 2 हैं। 66, अब ये जैसा क्रैमर्स रूल में हमने इस बार भी देखा, जनवरी मेंस टेस्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि क्रैमर्स रूल से रिलेटेड थे। ये भी क्वेश्चन क्रैमर्स रूल से रिलेटेड है, ऑल्दो थोड़ा सा इसने उसको एक्सटेंड भी किया है, मतलब जैसा जनवरी मेंस टेस्ट के अपने क्वेश्चंस थे उससे कंपैरेटिवली कहा जाए तो ये बेटर क्वेश्चन है अपने पास। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 प्लेन्स हैं, या फिर ऐसा कहें हम कि 3 इक्वेशंस हैं, और उनके लिए कहा गया है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होने चाहिए। तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होंगे,
जब डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी कैसे हो, जीरो हो। लेकिन अगर ध्यान हो तो इस केस में हमारे पास दोनों सिचुएशंस होती थी। ऐसा भी हो सकता था कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करें, और ऐसा भी हो सकता था कि इसका नो सॉल्यूशन आ जाए। तो अपन सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहा जा रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड सभी जीरो तो होंगे ही होंगे। फिर उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि उस सिचुएशन में एक्चुअली में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो रहे हैं या फिर नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो अपन अगर देखें डेल्टा की बात करें तो डेल्टा कितना है, डेल्टा है 1a1 b1b और 1b1, ये हमारा डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा की वैल्यू ये जीरो के बराबर होनी चाहिए, तो इसके लिए अपने पास क्या आ रहा है, ये सिंप्लीफाई हो रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी, तो ये तो जीरो हो गया, ए के साथ आ गया बी माइनस बी, ये जीरो बन गया, और प्लस 1 अपन देखें तो 1 के साथ में बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू तो एनीवे कितनी लिखी हुई है, जीरो लिखी हुई है। डेल्टा एक्स की बात करें तो डेल्टा एक्स में क्या चेंज आएगा, यहां पे आ जाएगा अपना 0 1 और माइनस 1, 0 1 और माइनस 1, ए 1 यहां पे 1b और इसके बाद b1, ये चीज बनी रहेगी। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर माइनस ए के साथ में कितना आ रहा है 1 प्लस b आ रहा है, और प्लस 1 के साथ में कितना आ रहा है b और प्लस 1 आ रहा है, तो यहां से कितना बन गया b प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 या फिर 1 माइनस ए, ऐसा कुछ। ये चीज जीरो होनी चाहिए, मतलब b को इस समय क्या होना चाहिए माइनस 1, और या फिर a को कैसा होना चाहिए 1 के बराबर। दोनों ही सिचुएशंस है, आइदर b इज इक्वल टू माइनस 1 और a इज इक्वल टू प्लस 1, दोनों में से काम चल जाएगा अपना। डेल्टा y पे आते हैं, डेल्टा y क्या है, डेल्टा y में हमारे पास क्या चेंज होगा 1 b1, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 0 1 माइनस 1 और लास्ट वाली लाइन तो 1 b1 यही रहने वाली है। इसको अगर हमने एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम है, इसका मतलब ये तो जीरो ही लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से डेल्टा जेड की बात करते हैं, डेल्टा जेड की वैल्यू भी हमारे पास कुछ आ जा रही है b प्लस ए इंटू ए माइनस 1, ये चीज, तो ये जीरो के बराबर है। तो ये जीरो कब होगा, जब a प्लस बी जीरो हो जाए या फिर, ठीक है, a की वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है, तो अब अपन इसकी बात करते हैं कि a की वैल्यू अगर 1 होगी तो b भी कितना हो जाएगा माइनस 1। भाई यहां से कुछ तो कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे ना हमें, कि भाई b को मैंने माइनस 1 लिया, सपोज ये केस लेता हूं मैं कि ये जीरो आ रहा था इस वजह से b इक्वल टू माइनस 1 से, तो अगर b इक्वल टू माइनस 1 हो रहा था तो इसका मतलब कि a की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, दोनों ही बात करें तो दोनों में ही सेटिस्फाई हो रहा है, b इक्वल टू माइनस 1 लिया तो यहां से भी क्या आएगा a इक्वल टू 1 ही आएगा, और दूसरी चीज a इक्वल टू 1 लिया तो b की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1 ही आएगी। तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू माइनस 1, इसके लिए अपन देखते हैं कि इक्वेशन क्या बन रही है। तो अगर हम इसके लिए देखे जाएं तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस 1 के लिए हमारे पास एक बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1 रखने वाले हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब देख सकते हो यहां पे तो हमारे पास इन दोनों से अपन देखें तो जो ये चीज लिखी हुई है सेम वही चीज यहां पे भी है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 1, और ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, ये दोनों सेम ही इक्वेशंस है, बस माइनस साइन का दोनों में फर्क है। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो एग्जिस्ट करेंगे ही, जबकि हमारे पास a1 और b इज इक्वल टू माइनस 1 हो। लेकिन अब बाकी समय अगर देखें हम तो बाकी समय तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा कि हर एक सिचुएशन में दोनों साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो पाएंगे अपने पास। तो अब यहां से तुम क्लियर देख सकते हो कि अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की क्या कंडीशन होगी। 67 cos ऑफ sin x माइनस cos ऑफ tan x अपॉन x की पावर n, ये लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है। तो लिमिट अगर अपन निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos c माइनस cos d, अपने को यह भी सोचना है कि कौन सा ऐसा n होगा जबकि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उस कंडीशन में हमें लिमिट निकालनी है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसको लिख सकता हूं मैं 2 sin cd फॉर्मूला लगा करके sin x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 2 इंटू sin tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिख लिया।
होल डिवाइडेड बाई x की पावर n है। तो अब अगर लिमिट एग्जिस्ट करानी है तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पे मैं रख सकता हूं ना बाहर वाला साइन, इसको तो हटाया जा सकता है, अपन यहां पे लिख सकते हैं ना साइन प्लस टेन बाई टू, ठीक है, और इंटू टेन माइनस साइन बाई टू। इससे मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं एक तरीके से, सो दैट कि ये इतना एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। साइन के आगे 0 लिखा है और वही 0 नीचे लिखा हुआ है। सेम यहां पे भी बन गई पूरी चीज, ठीक है, यहां पे भी 1 आ गया। तो अगर इन दोनों से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहां पे भी डाल देता हूं मैं, साइन प्लस टेन बाई टू, टेन माइनस साइन बाई टू, ठीक है, और एक x की पावर n तो नीचे था ही था। तो अपन आगे बढ़ते हैं, 2 यहां पे हो गया, ठीक, 2 इंटू 1 इंटू 1, साइन प्लस टेन बाई टू, ये भी कितना हो गया 1, टेन माइनस साइन बाई टू। अब अगर ध्यान हो तुम्हें, अच्छा साइन प्लस टेन बाई टू है तो एक x अगर इसके नीचे होता, ठीक है, तो यहां बचता कितना n माइनस वन, और इसको अपन क्या लिख देते हैं, 1 लिख लेते। फिर टेन माइनस साइन बाई टू है, तो अगर इसका भी ध्यान हो तुम्हें, यहां पे अगर अपन एक्स क्यूब लगा देते थे, ठीक है, एक्स क्यूब लगाने का मतलब यहां पे एक एक्स लगा दिया, यहां पे एक्स क्यूब लगा दिया, तो यहां बचेगा कितना n माइनस फोर, एक्स की पावर n था ना, एक्स की पावर n में से 4 हमने एक तरीके से इधर ट्रांसफर कर दिए, तो बचा क्या n माइनस फोर। तो अब हमारे पास इस सिचुएशन में देखें, ये मैंने कहां से लिखा, इस तरीके की अपन क्वेश्चन सॉल्व करते थे, टेन माइनस साइन अपॉन एक्स क्यूब, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी। क्या आती थी लिमिट, अब अपन निकाल सकते हैं, कितना होगा, साइन प्लस टेन बाई टू से 1 बना दिया, और इधर अपने पास टेन को कॉमन लिया मैंने, टेन एक्स बाई टू, इतना कॉमन, बाकी क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, एक एक्स क्यूब बचा हुआ है, एक्स क्यूब में से एक एक्स मैं यहां डाल देता हूं और एक एक्स स्क्वायर इधर लगा देता हूं, तो देख सकते हो कितना बन रहा है, 2 इंटू 1 इंटू ये कितना हाफ और ये कितना हाफ, तो ये बन गया तुम्हारे पास एक एक्स की पावर n माइनस फोर और नीचे में था, ठीक है। तो ये चीज लिखी हुई है 1 बाई टू एक्स की पावर n माइनस फोर, ठीक है। तो अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो यहां पे अगर जब भाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो इसका मतलब n माइनस फोर की वैल्यू अगर हमारे पास कुछ रह जाती है तो दिक्कत होगी, तो अपन क्या करते हैं कि n माइनस फोर को 0 कर दें, n माइनस फोर 0 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास 1/2 इंटू 0 आ जाएगा, सॉरी 1/2 इंटू 1 आ जाएगा। तो अपन n माइनस फोर की बात कर रहे हैं कि n माइनस फोर मेरा 0 होना चाहिए जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नॉन जीरो लिमिट, और उस समय हमारे पास आंसर क्या होगा, तो आंसर L विल बी इक्वल टू हाफ, और यहां से क्या आएगा 1, तो L उस समय कितना हो जाएगा, हाफ के बराबर, n 4 है L हाफ है, तो अपना आंसर कितना होगा 9/2। एक सबसे पहले तो हमें एक पैराबोला के बारे में बात की गई है, जिसका कि एक्सिस जो है वो कैसा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और क्या कहा जा रहा है कि 2 0 0 -1 और 6 1 से वो पास करता है पैराबोला। तो अपन मान लेते हैं भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो किस तरीके का होगा, कुछ इसी तरीके की एक्सिस होगी, मतलब मैं अगर पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा, शिफ्टेड हो सकता है, तो इसलिए अपन y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं ले लेंगे, अपन क्या मानेंगे कि ये कुछ इस तरीके का रहा होगा, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2 0 0 -1 और 6 1, तो यहां पे अपने पास कोई और चॉइस भी नहीं है, हमें इसको सेटिस्फाई करा करके देखना पड़ेगा। तो अगर अपन सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है, तो क्या बन जा रहा है, देखो 2 0 सेटिस्फाई कराओगे, x और y की जगह पे 2 और 0 रख दिया, फिर 0 और -1 रख दिया, फिर 6 और 1 रख दिया, तो देख सकते हो एबीसी में 3 अननोन्स 3 इक्वेशंस इस तरीके की बन जाएंगी। अपन एबीसी की वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एबीसी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पैराबोला फाइनली मिल रहा है, दैट इज y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, ये पैराबोला हमें मिल रहा है y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। अब क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट, अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि ये पैराबोला और एक लाइन, इसके थ्रू क्या एरिया सराउंड होता है, वो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपन बना करके देख लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, इसका लिए अगर अपन बनाएं तो अब हमारे पास इसका कहां पे सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, इसका पहले अपन ग्राफ बना रहे हैं। तो जब मैं x को 0 रखूंगा, x को 0 मतलब y एक्सिस, तो क्या क्या मिलेगा मुझे, -2 मिलेगा और -1 मिलेगा, तो मेरे पास आ जाएगा -2 से -1, ठीक है, इस तरीके का कुछ ग्राफ होगा, -2, 0 और मतलब 0, -2 या -1 कह लो, इसको 0, -2 कह लो।
ये मेरा पैराबोला बन गया। और नेक्स्ट चीज क्या कही गई है, एक लाइन। तो लाइन क्या है, तो लाइन अपन बना लेते हैं x इज इक्वल टू 2y प्लस 8। ठीक है, लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y प्लस 8। तो x इक्वल टू 0 रखते हो तो y कितना आएगा, -4 आएगा, मतलब और नीचे से ऐसा कुछ। ठीक है, ये लाइन बनेगी x इक्वल टू 2y प्लस 8। अब हमें कहा जा रहा है कि ये बीच का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 2y प्लस 8। सो इट इज y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। y प्लस 3 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू -3 एंड 2। ठीक है, तो अब देखें हम, तो इसका मतलब कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना था, -3 था, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अगर देखें तो कितना था, 2 था। अब हमें ये एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए यहाँ पे सबसे आसान क्या रहेगा, अगर हम इस तरीके की स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, थ्रू आउट एक कर्व राइट वर्ड्स है, दूसरा कर्व लेफ्ट वर्ड है, तो हम राइट माइनस लेफ्ट लगा लेंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा इसमें चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो अपन एरिया अगर निकालें तो राइट में क्या है, ये हमारे पास लाइन है, तो 2y प्लस 8, माइनस लेफ्ट में क्या है, पैराबोला, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो y की लिमिट्स वेरी कर रही हैं -3 से 2। ये हमारे पास एरिया का लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको फर्दर इंटीग्रेट करके तुम आंसर निकाल सकते हो। मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन दिया है, आसानी क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है कि इफ x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -2 देन x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू 5, ये वाली स्टेटमेंट को मैं p बोल देता हूं, ये p लिखा हुआ है, और y इज इक्वल टू -2 को मैं q बोल देता हूं। ठीक है, और देन x माइनस 2y इक्वल टू 9, तो x माइनस 2y इक्वल टू 9 को मैं r बोल देता हूं। तो बेसिकली मेरे पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो क्या है, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू -2, तो p इंटरसेक्शन q कह लो। ठीक है, इंप्लाइज r, ऐसा ही कुछ लिखा गया, p इंटरसेक्शन q इंप्लाइज r, इसी की बात की गई है। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखना है, तो p इंप्लाइज q, p इंटरसेक्शन q इंप्लाइज r, इसका हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या लिखेंगे, निगेशन r। ठीक है, निगेशन r के आगे इंप्लाइज निगेशन p q, यही चीज बन जाएगी, निगेशन r इंप्लाइज निगेशन p r q, p एंड q। तो अब देखो इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है, निगेशन r इंप्लाइज। ठीक है, अब किस फॉर्म में लिखना है, हमें इफ देन के ही फॉर्म में लिखना है। जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 1 2 3 4 सब में इफ देन का ही फॉर्म है। तो निगेशन ऑफ r यहां पे रखा हमने, और इसको क्या बोल दिया मैंने, निगेशन ऑफ p, इस इंटरसेक्शन का यूनियन बन गया, या फिर कहो एंड का और बन गया, और यहां पे निगेशन q। तो निगेशन ओवर r, निगेशन ओवर r का मतलब क्या है, x माइनस 2y नॉट इक्वल टू 9। तो अपन बोल सकते हैं इफ x माइनस 2y नॉट इक्वल टू 9 देन निगेशन ओवर p, निगेशन ओवर p का मतलब क्या हुआ, x इज नॉट इक्वल टू 5। यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा, निगेशन q मतलब y इज नॉट इक्वल टू -2। ये स्टेटमेंट हो जाएगी, और इसका मतलब कि अपना ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन है हमारे पास इलिप्स से। इलिप्स में स्टैंडर्ड इलिप्स है नहीं, ठीक है, और इसके लिए क्या कहा जा रहा है कि इसकी हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अगर ध्यान हो तो इस तरीके का क्वेश्चन एक मॉड्यूल में भी था, थोड़ा सा यहाँ पे तरीका क्या होगा, डिफरेंट होगा। किस तरीके से हम नॉर्मली तो इसेंट्रिसिटी हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसेंट्रिसिटी के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए और बी। ए और बी मेरे डायरेक्टली गिवन नहीं है, ए और बी कैसे निकालूंगा। तो अगर मैं इलिप्स की बात करूं, ठीक है, इलिप्स में सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस, यही मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, ए। इलिप्स पे कोई भी पॉइंट लो और उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकालो, जो पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा उसी के करस्पॉन्डिंग हमें ए मिलेगा, और जो पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस पे होगा उसके करस्पॉन्डिंग अपने को बी मिलता है। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी। एक आर मैक्सिमम था, यहां पे आर कितना होगा, मिनिमम होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस इलिप्स की, तो इस इलिप्स में हमारे पास जो सेंटर है वो क्या है, 0,0। कैसे निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लो भाई। ये अगर एफ एक्स वाई लिखा हुआ है तो डेल एफ डेल एक्स, ठीक है, कितना आएगा 28x माइनस 4y, ठीक है, और डेल एफ डेल वाई ये अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा -4x प्लस 22y, और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो x और y कितने आ गए, 0 आ गए। तो इसका मतलब ओरिजिन जो है हमारा सेंटर का काम कर रहा है।
अब सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस, मान लिया मैंने ओरिजिन से कोई भी पॉइंट इस इलिप्स पे लाई करने वाला r डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे पॉइंट को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं, r cos थीटा r sin थीटा, और वो r cos थीटा r sin थीटा ये पॉइंट इस पे लाई करना चाहिए। अपन सर्कल से नहीं कंफ्यूज करना r cos थीटा r sin थीटा को। अपन कह रहे हैं कि ओरिजिन से अगर मैं किसी भी पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स वाई प्लेन में, है ना, किसी भी पॉइंट पे, तो r डिस्टेंस थीटा एंगल लेकर के मैं इस पॉइंट को मार्क कर सकता हूं ना, r cos थीटा r sin थीटा। तो दिस r cos थीटा r sin थीटा शुड लाई ऑन दिस कर्व। क्या आ जाएगा, तो अपन बात करें कितना आना चाहिए, 14 इंटू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा प्लस 11 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 60। तो r स्क्वायर का एक्सप्रेशन एक तरीके से अगर मैं निकालना चाहूं तो r स्क्वायर मेरे पास कितना आया, r स्क्वायर में मेरे पास आ गया 60 डिवाइडेड बाई 14 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा sin थीटा दैट इज 2 sin 2 थीटा और प्लस एक साथ में लिखा हुआ है 11 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 14 cos स्क्वायर प्लस 11 sin स्क्वायर। अब इनको भी मैं क्या करता हूं, चूंकि यहां पे हमें दिख गया है, यहां पे हमारे पास 2 थीटा आ रहा है, तो इसको भी मैं 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा को बेसिकली लिख लिया मैंने 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और sin स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। अब अगर ये दोनों एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं तो r स्क्वायर मेरा कितने के बराबर आ जा रहा है, 60 अपॉन ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन जा रहा है 3 cos 2 थीटा माइनस 4 sin 2 थीटा, ठीक है, प्लस 25। ठीक, और एक हमारे पास सॉरी ये 60 की जगह पे यहां पे 120 है। ठीक ठीक, ये हमारे पास r स्क्वायर का एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर हम इसको कह रहे हैं कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी r की वो a बनाती है, तो अगर r को मैक्सिमाइज करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और इसकी बात करें हम तो ये कहां से कहां तक वेरी करेगा, -5 से +5 तक। तो r मैक्सिमम अगर लेता हूं मैं तो मेरे पास क्या आएगा, 120 डिवाइडेड बाई 20, 25 यहां से और -5 यहां से, तो r मैक्सिमम का स्क्वायर इज 6। और अगर हम r मिनिमम की बात करें तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमाइज कर दिया, 25 प्लस 5 30, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब a स्क्वायर मेरा कितना है 6 है और b स्क्वायर मेरा कितना है 4 है। e की वैल्यू हम निकाल सकते हैं √1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 4/6, दैट मीन्स की √1/3 विल बी करेक्ट ऑप्शन, √1/3 इज द करेक्ट आंसर। 71 अगेन एक इजी क्वेश्चन है। 71 में क्या कहा गया है कि एक fx के बारे में कहा गया है कि fx क्या सेटिस्फाई करता है, fx का क्यूब माइनस 6f स्क्वायर प्लस 11f माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड है पॉलिनोमियल, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं f-1, f-2, f-3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, या लिमिट्स की बात करें कुछ भी, फंक्शन हमेशा क्या वैल्यूज ले रहा होगा, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है, और क्या बोला गया है, इट इज ऑल्सो गिवन दैट इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी समय ये कंटिन्यूअस है। तो 0 के अलावा अगर मैं आगे देखूं, 0 के अलावा, ठीक है, कहीं पे भी देखूं मैं, ठीक है, तो 0 पे तो डिसकंटिन्यूअस था, 0 के अलावा थ्रू आउट कैसा रहेगा, इधर भी कंटिन्यूअस इधर भी कंटिन्यूअस। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू अगर इसने लेनी स्टार्ट कर दी, सपोज 1 स्टार्ट कर दिया, तो इधर आगे 1 ही लेता रहेगा, क्योंकि 1 के अलावा और कुछ लेना शुरू करेगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा आगे भी। इधर की बात करें, सपोज यहां पे ये ले रहा था, मान लिया मैंने कि इस साइड में 2 ले रहा था, ठीक है, तो 2 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 के अलावा और कोई वैल्यू इधर लेना शुरू करेगा तो फिर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 ओनली, सिर्फ 0 पे इसको डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अपन देखें इसका मतलब क्या हुआ कि 0 के अलावा बाकी हमें पॉइंट पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक ही वैल्यू जो भी रहेगी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपन बेसिकली बात कर लेते हैं कि 0 के अराउंड किस तरीके का बिहेवियर होगा। तो 3 चीजें आती हैं 0 पे डिसकंटिन्यूअस बनाने के लिए, एक LHS, एक आता है फंक्शनल वैल्यू और तीसरा आता है RHS। तो 0 माइनस पे क्या वैल्यूज ले सकता है, वो 1 2 3 कोई भी वैल्यूज ले सकता है। तो 0 माइनस की वैल्यू रखने के 3 तरीके, 0 पे रखने की वैल्यू 3 तरीके और 0 प्लस पे वैल्यू रखने के 3 तरीके। तो टोटल कितने तरीके हो गए, 27,
3 इंटू 3 इंटू 3, टोटल हमारे पास 0 माइनस 0 और 0 प्लस इनकी वैल्यूज असाइन करने के कितने तरीके हो गए, इन सबका मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 27। लेकिन अब यहां पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि अगर मान लो मैंने 0 माइनस को 1 असाइन किया, 0 को भी 1 असाइन किया, 0 प्लस को भी 1 असाइन कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। सिमिलरली तीनों को 2 दे दिया, तीनों को 3 दे दिया, तब भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मतलब ऐसे 3 केसेस होंगे जबकि तीनों जगह पे 1 भरा हुआ है, या फिर तीनों को 2 दे दिया गया हो, या तो तीनों को 3 दे दिया गया हो। इन 3 केसेस में फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो 27 में से अगर मुझे डिसकंटिन्यूअस केस केवल काउंट करने हैं तो 27 में से वो 3 केसेस मुझे सब्ट्रैक्ट करने चाहिए। सो आवर आंसर विल बी 24 फॉर दिस क्वेश्चन। टू सीक्वेंस सीरीज से ये भी एक मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहा गया है, S1 इज इक्वल टू 1, S2 इज इक्वल टू 2 3 4, S3 इज इक्वल टू 5 6 7 8 9। तो अगर ध्यान दोगे किस तरीके के टर्म्स हमारे पास लिए जा रहे हैं, S1 चलो 1 है, S2 में हमारे पास क्या है, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच के एलिमेंट्स हैं, S3 में अपने पास क्या है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच के एलिमेंट्स हैं, ऐसा ही है। तो अगर मैं किसी Sn की बात कर रहा हूं तो Sn में मेरे पास क्या होगा, Sn में मेरे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, n-1 के होल स्क्वायर से लेकर के कहां तक के टर्म्स, आगे होंगे n स्क्वायर तक के टर्म्स, यही होगा Sn का एलिमेंट। तो अब इसमें देखें हम कितने टर्म्स हैं हमारे पास, तो अपन n स्क्वायर और इसके जस्ट पहले क्या आया होगा, n-1 का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू 2n और अपने पास कितना आ गया, 2n-1। ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अब इसका सम करना था, तो इसमें देखो कितने जो टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स तो पता चल गए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है और एक एपी लिखी हुई है, ठीक है। तो एपी का हमें सम निकालना है, अपन इधर से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास टोटल अगर हम सम की बात करें, सम ऑफ दीज n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ दीज 2n-1 टर्म्स विल बी इक्वल टू 2n-1/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं फर्स्ट टर्म, ठीक है। अगर मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, -1, कॉमन डिफरेंस -1 लिख दूंगा, और 2a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 2n-1 था, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया 2n-2 इंटू कॉमन डिफरेंस -1, ये हमारे पास सम आ गया। इस चीज को सिंप्लीफाई करने के बाद अपने को मिल जाता है कुछ n-1 का होल क्यूब प्लस n क्यूब के बराबर, और इस चीज को दे दिया है उसने क्वेश्चन में कि ये कितना है, 1729। तो ऑफ कोर्स यहां से क्लियर है कि n की वैल्यू कितनी होगी, 10। सो अपन देखें n की वैल्यू 10 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो n को 10 रख दिया, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास कितने आ गए, 19। सो करेक्ट आंसर इज 19। 23 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से एक मॉडरेट लेवल का प्रॉब्लम दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि हमें नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इस तरीके के काउंट करने हैं जिसमें कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आए। तो एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आए मतलब क्या हो गया, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, ये सारी चीजें काउंट करने से अच्छा है कि मैं टोटल में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दूं जिसमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। तो टोटल क्या हो सकता है, 5 प्लेसेस हैं, 5 प्लेसेस में मैं कहीं पे भी 1 रख सकता हूं, कहीं पे भी 0 रख सकता हूं। तो हर प्लेस को भरने के 2-2 ऑप्शन, तो टोटल मेरे पास कितना है, 32 है। अब मैं देखता हूं कि नो कॉन्जिक्यूटिव केसेस कितने आएंगे। तो नो कॉन्जिक्यूटिव केसेस मेरे पास क्या हो सकते हैं कि अगर मैं 5 टर्म्स सब के सब 1 रख लूं, तब तो मेरे पास कोई कॉन्जिक्यूटिव जीरोस का क्वेश्चन ही नहीं है। फिर आगे मैं अगर 4 1 और 1 0 यूज करूं तो फिर से एक ही 0 यूज किया, तो इसका मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस तो आएंगे नहीं। अब बात करते हैं हम 2 जीरोस की। 2 जीरोस जब यूज करेंगे तो अपन क्या ट्राई करेंगे कि भाई सारे 1 को पहले रख दो और 0 को इस तरीके से यूज करो, 3 1 और 2 जीरोस, सो दैट ये दोनों एक साथ ना हो, ठीक है, मतलब गैप मेथड। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 जीरोस के बाद 3 जीरोस, मतलब 2 1 और 3 जीरोस, इनको इस तरीके से अरेंज करो, ठीक है, इसको इस तरीके से अरेंज करो ताकि हमारे पास ये तीनों में से कोई भी 2 एक साथ ना हो। फिर से मतलब क्या हुआ, गैप मेथड का क्वेश्चन। तो इसके केसेस काउंट करें, ये तो एक ही तरीका होगा। इसके लिए कहीं भी 0 लग जाए, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 5 इतने अरेंजमेंट्स हो सकते थे।
इसकी बात करें तो पहले मुझे क्या करना है, 1 को अरेंज कर देना है। गैप मेथड में क्या करेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन 1 को हमने रख दिया। अब तीन 1 हमने प्लेस किए, तो इसका मतलब उनके बीच में कितने गैप्स बने, 4। उन 4 गैप्स में से 2 गैप मैं चूज कर लेता हूं 2 के लिए, तो 4C2 हो गया। तो इन 3 प्लेसेस पे 1 को रखने का एक ही तरीका है, 4 गैप्स में से 2 गैप्स चूज किए 2 के लिए, 0 के लिए, और उसके बाद हमने उस पे अरेंज कर दिया जीरोस को। तो टोटल कितने हो गए, ये 6 तरीके। फिर इसकी बात करते हैं, तो यहां पे अपन क्या करेंगे, 2 1 लिख देंगे। 2 1 के बीच में 3 जीरोस हैं, तो ऑफ कोर्स उन तीनों जगहों पे अपन 0 लिख पाएंगे। तो अपने पास इसका भी कितना तरीका हुआ, एक ही तरीका हुआ, ठीक है। यहां पे 1 रखने का एक तरीका, फिर 3 गैप्स थे, 3 गैप्स में से 3 प्लेसेस चूज करने का भी एक तरीका, और उन 3 प्लेसेस पे 0 रखने का भी एक ही तरीका। तो टोटल कितने हो गए, एक तरीका यहां पे, ये 6 तरीके, 5 और 1, तो 1 5 6 6 6, अपने पास 12 और 12 और प्लस 1, 13 ऐसे केसेस हो गए जो कि नो कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो हमें क्या करना था, 32 - 13, सो करेक्ट आंसर शुड बी 90। 24 सिमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, वहां से रिलेटेड है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, फिर सिमिलरली बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और गामा अपॉन गामा प्लस 1, ये चीजें दी गई हैं। तो अपन अगर देखें तो x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इनके रूट्स बोले गए अल्फा बीटा गामा। तो अगर हम एक ऐसा इक्वेशन बना लें जिसके रूट्स हो जाए अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और गामा अपॉन गामा प्लस 1, तो फिर वहां से अपना काम सॉल्व हो सकता है इजीली। तो अपन क्या करेंगे, अपना पहला टारगेट क्या है, हमें एक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 हो, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और गामा अपॉन गामा प्लस 1। तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1 को मैंने कुछ मार्क कर लिया y, ठीक है। अब यहां से अल्फा को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई अल्फा। तो अपन लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस y बाई y इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई y, ये हमारे पास अल्फा आ गया। अब इसको मैं इसमें सेटिस्फाई करा दूंगा, तो y अपॉन 1 माइनस y का होल क्यूब प्लस 2 इंटू y अपॉन 1 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 इंटू y अपॉन 1 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट कम्स आउट एज y³ माइनस 5y² प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। तो अब इस इक्वेशन के लिए अगर कहें कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो इस इक्वेशन के रूट्स यही होंगे जो अपने को रिक्वायर्ड थे। सपोज उनको मैंने बोल दिया कुछ, उनको बोल देता हूं मैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है अल्फा 1³ प्लस अल्फा 2³ प्लस अल्फा 3³, यही पूछा जा रहा है। तो इसको बोल सकता हूं मैं अल्फा 1³ प्लस अल्फा 2³ प्लस अल्फा 3³, ठीक है। इससे रिलेटेड फॉर्मूला अपने को क्या पता होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ठीक है, कैन बी रिटन एज a प्लस b प्लस c अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू a² प्लस b² प्लस c² अल्फा 1² प्लस अल्फा 2² प्लस अल्फा 3² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो तुम्हें ये चीज कैलकुलेट करनी थी। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या है, 3 के बराबर है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 क्या है, 5 के बराबर है। तो ये वाली चीज तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना अपन। तो इस तरीके से हमारे पास ये अल्फा 1³ प्लस अल्फा 2³ प्लस अल्फा 3³ ये कैलकुलेट हो जाएगा अपना।